हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल के मिक्स क्वेश्चन, जिनमें हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो सभी हम कवर करने वाले हैं। जितने भी हमने लाइक कंपाउंड एंट्रीज की हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चंस किए हैं, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं, बैड डेट्स हैं, गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं, अभी तक लगभग लगभग हमने जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पिछली 4 क्लासेस में, उससे उसके बेसिस पर आज हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। आज की ये हमारी 5th क्लास है जर्नल की, और अभी एक क्लास और लगेगी। कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए हैं जर्नल के, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चंस जितने हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जर्नल जितना स्ट्रांग होगा आगे की अकाउंटिंग की जर्नी उतनी आसान होगी। इसलिए जर्नल में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और आगे आने वाली जो परेशानियां हैं अकाउंट्स को आप आसानी से समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। और ये फ्री क्लास, डेली लाइव क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, इसका कोई चार्ज नहीं, और ये एंड ऑफ द सेशन तक चलेगी। ऐसा नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूंगा। लगभग लगभग हमारा 1/3 सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, तो हम लास्ट तक पढ़ेंगे। 2026-27 का जो सेशन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर लाइव, डेली लाइव क्लास में। 12th एंड 11th दोनों की क्लासेस होती हैं, 3 दिन 11th 3 दिन 12th, जैसा कि आप सभी को पता है। जल्दी से लाइक मारिए वीडियो को, क्लास को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाले हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू कराने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉडर्न अप्रोच काफी आसान है भाई। मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, ठीक है, एक तरफ, और इनके अपोजिट साइड क्या है? LIC, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन्स, या रेवेन्यू बोल सकते हो आप इनको, और कैपिटल। ठीक है, अगर ये बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाते हैं गाइस? डेबिट हो जाते हैं एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और कम होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ इनके साथ क्या होता है? ये जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, और कम होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हेलो। ओके, तो ये हमारे मॉडर्न अप्रोच के कॉन्सेप्ट्स हैं कि एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, लाइबिलिटी, इनकम, गेन्स एंड कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट, और घटते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। और इसके पहले हमको दो अकाउंट्स या दो से ज्यादा अकाउंट्स, वो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जो ट्रांजेक्शन में दिख रहे हैं कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन है, पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहली चीज तो कैश इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा चेक, चेक की वजह से कौन सा अकाउंट इंपैक्ट होता है? बैंक। और तीसरा, ये सारा पैसा जब वो बिजनेस में लगाएगा तो तीसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? कैपिटल। ठीक है, आपके बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, वन बाय वन हम जनरल एंट्रीज करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे कि बिजनेस में एक तो कैश आ रहा है या कैश बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, इसकी वजह से बढ़ेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। कैपिटल भी बढ़ेगा, लेकिन कैपिटल तो हमारा क्या है? LIC का पार्ट है, और ये क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तीन अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो चलिए इनको हम लोग जर्नल में दिखा देते हैं जल्दी से। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड इन तीनों की वजह से तीसरा अकाउंट कौन सा? ये पैसा कौन लगा रहा है बिजनेस में? अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं कि ये दोनों चीजें बिजनेस में किसने लगाई है? बिजनेसमैन ने ये दोनों चीजें लगाई। इन दोनों चीजों की वजह से एक लाइबिलिटी अपोजिट साइड में, कैपिटल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। भाई ये दोनों एसेट्स हैं, साथ ही साथ ये पैसा कौन दे रहा है? इसके ऊपर किसका अधिकार है? ठीक है, प्रोप्राइटर्स का इसका ऊपर अधिकार है। ये पैसा किस, ये ऑब्लिगेशन है बिजनेस के लिए, पैसा लौटाना पड़ेगा बिजनेस जब बंद होगा तो कितना पैसा था? कैश के फॉर्म में कितना लगाया? 5 लाख, और चेक के फॉर्म में कितना लगाया? सॉरी, 50,000 और 9,50,000। ठीक है, 50,000 कैश और 9,50,000 का
चेक। तो टोटल हमारे पास बिजनेस में कितनी कैपिटल आ गई? 10 लाख रुपए की। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट विथ, नरेशन क्या लिख सकते हो आप? बिजनेस स्टार्ट्स विथ कैश एंड चेक। ठीक है, दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन डन। दूसरे की बात कर लेते हैं। चलिए, ट्रांजेक्शन नंबर बी पर आते हैं। बॉट अ मशीनरी ऑफ रुपीज 25 लाख बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 25%। भाई 25% का हमने डाउन पेमेंट कर दिया, 75% हम फ्यूचर में पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सेंटेंस मैंने शॉर्ट में रखा, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में टीएस ग्रेवाल में किस नाम से दिया है कि मेक अ 25% डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग इन 3 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की वैसे भी कोई जनरल एंट्री प्रेजेंट में नहीं होगी, तो हम सिर्फ डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे। भाई 25 लाख का 25% निकाल लो आप। ठीक है, 25 लाख का 25% कितना होता है गाइस? अगर आपको स्क्वायर से याद होंगे तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 6,25,000। ठीक है, तो आपके पास मशीनरी कितने का आ रहा है? आपके पास मशीनरी कितने का आ रहा है? मशीनरी तो सर 25 लाख का ही आएगा, बिल्कुल सही। मशीनरी तो भाई 25 लाख का आएगा, लेकिन आपके पास से चेक दिया है क्या? बाय मेकिंग डाउन पेमेंट 25%, कुछ नहीं दिया, तो कैश कितना जाएगा? कैश कितना जाएगा हमारे पास से? 6,25,000 का। बाकी रिमेनिंग हम ये मान के चलेंगे कि हमने एसेट्स वेंडर से खरीदी है। तो कौन दे रहा है एसेट्स हमको? उधार दे रहा है, वेंडर या सप्लायर भी लिख सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा? 18,75,000। 18,75,000 से क्या हो जाएगा आपका? वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नरेशन को हम अवॉइड कर रहे हैं टाइम के लिए। आप सिंपल सा नरेशन जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, जो हो रहा है उसको आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब डी नंबर पे चलते हैं, बस सी पे। पेड 48,000 एज अ वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आपको याद होगा जब हमने फिक्स एसेट से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजेक्शन को डील किया था, अगर किसी एसेट्स को इंस्टॉल करने से रिलेटेड, या उसको मैंने क्या बोला था, जब तक वो यूज होना शुरू ना हो जाए, अप टू यूज ऑफ एसेट्स, तब तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज किए जाते हैं, यानी कि वो एसेट के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपने एक एसी खरीदा हुआ है, ठीक है, ठंडी हवा पाने के लिए, तो उस एसी का जो प्राइस होगा, वो एसी जो आपने शोरूम पर पे किया या जहां पर भी आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पे किया, ठीक है, और दूसरी चीज जो इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं, उन दोनों को मिलाकर आप बोलते हो कि आपको एसी कितने का पड़ा। तो सीधी सी बात है, आपने ये 48,000 रुपीज वेजेस के लिए दिए, क्यों? जो मशीन आपने इंस्टॉल कराई है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर गलती से भी वेजेस मत लिख देना, आप नरेशन में लिख सकते हो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये नरेशन होता ही इसलिए है, लोगों को ऐसा लगेगा मशीनरी खरीदी जा रही है, लेकिन नरेशन देख के समझ जाएंगे कि ये 48,000 का हमने क्या किया था? वेजेस पे किया था मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर। चलिए आ जाइए डी पर चलते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स रुपीज 3 लाख। हमने छाबरा ब्रदर्स से गुड्स परचेज किया। इट्स वेरी सिंपल, इससे हमारा खर्चा बढ़ेगा, परचेज हमारा खर्चा होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो खर्चा जब बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे। और छाबरा ब्रदर्स कौन है? क्रेडिटर है या सप्लायर है या गिवर है, तो क्रेडिटर गिवर, तो हम क्या करेंगे? छाबरा ब्रदर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू छाबरा ब्रदर्स। ठीक है, कितने का हमने गुड्स खरीदा है गाइस? 3 लाख का गुड्स खरीदा है हम लोगों ने। कितने का गुड्स खरीदा है? 3 लाख रुपीस का गुड्स खरीदा है। ये हो गई ट्रांजेक्शन नंबर डी की भी एंट्री। आपको सिंपल परचेज की एंट्री करनी थी, इसमें कुछ भी खास नहीं था। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अगला हमारा ट्रांजेक्शन कौन सा होगा? ई, विड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज 50,000। बैंक से जब आप पैसा लेते हो तो आपकी एसेट्स कम होंगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दूसरा, आपके पास कैश बढ़ जाता है, तो कैश हमारा अगेन अनदर एसेट होता है, तो कैश बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन नंबर ई, ट्रांजेक्शन नंबर ई में क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही एसेट है हमारे, ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट भी एसेट है, एसेट्स बढ़ रहा है, और बैंक अकाउंट भी एसेट है हमारा एज पर मॉडर्न अप्रोच।
और ये एसेट्स कम होगी जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे। तो जो बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो कम हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, अमाउंट कितना था गाइस? अमाउंट था 50,000 का। ठीक है, अमाउंट कितना था? 50,000 का अमाउंट था, ये लीजिए। ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी अगला ट्रांजेक्शन, रीपेड बैंक लोन ऑफ ₹35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 3,000। ठीक है, आपने कभी बैंक लोन लिया होगा फ्यूचर में, बैंक लोन किस में आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। अब ड्यू टू द रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी कम होती है बढ़ती है? सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर कम होती है। कम होती है तो बैंक लोन क्या हो जाएगा? क्रेडिट, सॉरी डेबिट। दूसरी चीज, आपने साथ में इंटरेस्ट भी पे किया है, इंटरेस्ट आपका खर्चा है और खर्चा इसकी वजह से बढ़ा है तो बढ़ेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और इसको आप जब पेमेंट करोगे बाय डिफॉल्ट, जब बैंक लोन और इन सब का पेमेंट होता है ना बैंक से करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है लेकिन ये मान के चलेंगे हमारे बैंक से ही कट गया होगा। तो बैंक का हमारा जो एसेट होगा उसमें से ये पैसा कटेगा तो एसेट्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो यहाँ पर 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। ठीक है, बैंक लोन 35 का है, 3,000 का इंटरेस्ट है, समझना। एक तो बैंक लोन है, बैंक लोन क्या है? आपकी लाइबिलिटी है और ड्यू टू द रीपेमेंट लाइबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी तो डेबिट कर देंगे। बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस बड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। तीसरी चीज बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारा जो कि एसेट है, अब वो इसकी वजह से कम होगा और कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मॉडर्न अप्रोच, आप सारे रूल्स जो आपने पढ़ रखे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, आप दोनों को यूज करिए और दोनों को यूज करके जल्दबाजी मत करना, क्योंकि देखो हर एक ट्रांजेक्शन के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं, क्लास नहीं, जल्दी से समेट के और चले जाना है, घर पे जाके फिर मोबाइल उठा के और कुछ भी, है ना, समझ रहे हो ना, पबजी और सब्जी ठीक है, तो एफ का क्या होगा हमारे साथ? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक लोन, बैंक लोन डेबिट कितना? 35,000 बैंक का लोन पेमेंट किया हमने। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 3,000। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे बैंक से पैसा कट गया होगा तो बैंक अकाउंट। वो ये मत बोलना कि सर बैंक लोन और बैंक अकाउंट एक ही होता है क्या? बैंक लोन लाइबिलिटी होती है, बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है। तो टोटल 38,000 का हमने पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, 38,000 का हमने पेमेंट कर दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रांजेक्शन की ओर जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू सैमुअल ₹40,000। बड़ा सिंपल सा ट्रांजेक्शन है भाई। सैमुअल यहाँ पर हमारा डेटर बन जाएगा एंड सैमुअल को हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो यहाँ पर जब गुड्स बेचा जाता है तो कौन सा अकाउंट लिखते हैं? सेल्स। सेल्स एक रेवेन्यू अकाउंट है, जब रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। और डेटर जब बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए, तो हमने सैमुअल को, सैमुअल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, याद रखना सैमुअल को हमने क्या क्रिएट किया है? डेटर बनाया है इसको हमने। ठीक है, कितने का? 40,000 का गुड्स हमने उसको सोल्ड आउट किया है। 40,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया उसको। ठीक, आसान था ये वाला ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम सैमुअल ₹39,750 एंड डिस्काउंट अलाउड 250। भाई सैमुअल ने पेमेंट भी कर दिया अगले दिन, ये जब भी किया हो, क्योंकि डेट तो यहाँ पर है नहीं, ये डेट ट्रांजेक्शन अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग है, मतलब क्रोनोलॉजिकली है, बट उसमें डेट कुछ नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले बेचा था फिर बाद में पैसा मिल गया। तो हमको जो पैसा मिला वो डिस्काउंट कट करके मिला। यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया बंदे को, कितने का? 250 का डिस्काउंट दिया है। तो चलिए आइए एच नंबर का जो ट्रांजेक्शन है इसको हम खत्म करते हैं। क्या एंट्री करेंगे हम? सॉरी, चेक मिला है क्या? एक सेकंड, चेक तो नहीं मिला। हाँ, चेक नहीं मिला। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इसको डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है और सप्लायर से डिस्काउंट लिया जाता है। तो 39,750 का आपको कैश मिला, 250 का आपने डिस्काउंट दिया और टोटल इतने से सैमुअल को क्या कर दोगे आप? सैमुअल का अकाउंट खत्म हो जाएगा। भाई 40 का ही तो डील था, 40 से 40 कट। आप देख सकते हो यहाँ पर, क्या देख सकते हो? देखिए जरा ध्यान से। भाई सैमुअल डेबिट था और यहाँ पर सैमुअल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सैमुअल हमारा डेटर हमने क्रिएट किया था और मैंने क्या बोला था? पर्सनल अकाउंट कब इफेक्ट होते हैं? जब फ्यूचर में कुछ लेना देना हो। हमने सैमुअल को सैमुअल क्यों लिखा? क्योंकि उधार बेचा था, फ्यूचर में उससे पैसा लेना था, आज हमने उसको क्रेडिट कर दिया।
सैमुअल से सैमुअल क्या हो गया, कट हो गया कि नहीं हो गया, सैमुअल से सैमुअल खत्म हो गया। यही तो डबल एंट्री सिस्टम का ब्यूटी है, पहले आपने डेटर क्रिएट किया, बाद में डेटर से पैसा रिकवर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई पेड रेंट ऑफ 37,500 बाय चेक। आपने जब पेमेंट चेक से किया कितना 37,500, तो रेंट आपका खर्चा है, रेंट क्या है आपका खर्चा है गाइस। रेंट को क्या करोगे, रेंट हमारा खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। और जब चेक से पेमेंट करते हैं तो कौन सा अकाउंट लिखते हैं, बैंक अकाउंट। कितना 37,500, 37,500, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांजिशन कंप्लीट। अगला और लास्ट ट्रांजिशन क्या है वो और देख लेते हैं, क्या है जरा देखिए भाई। लास्ट ट्रांजिशन है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। अब ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो मशीन है ना 25 लाख की, वो पूरा साल हो चुका है उस पर, ठीक है, क्योंकि कोई डेट तो दी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 50% पर एनम नहीं होना चाहिए था वैसा, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपको 50% पर एनम जो है ना हटा देता हूँ, आपका कंफ्यूजन फिलहाल में दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो जाएगा बताओ, क्योंकि भैया पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ पे तो डेट दी नहीं है ना। चलो 50% कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट रेट हो जाएगा। और जब फ्लैट रेट हो जाएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। रेट जब फ्लैट रेट दिया हो तो फिर आपको एनम वगैरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, 15% हो गया। तो आपके पास जो एसेट थी वो कितने की थी, मशीनरी 25 लाख की थी, 25 लाख का 15% आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगा दोगे गाइस। तो क्या एंट्री करोगे इसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। वैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे अजम्पशंस भी होते हैं, बट 11th लेवल पर इतने ज्यादा अजम्पशंस यूज मत करो। ये मान लो कि वो थोड़ा सा गलत था क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट होता है, चलो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। ड्यू टू द डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और डेप्रिसिएशन एक प्रकार का कैपिटल लॉस है, ठीक है, कैपिटल लॉस है, इसको एलोकेशन ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारा कॉस्ट को बढ़ाता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, समझना आप। आपके पास आपके पास एक सपोज करिए कि एक स्कूल है, और स्कूल में ना आप डेली स्कूल बस से स्कूल जाते हो। स्कूल बस स्कूल को खरीदनी पड़ी, क्यों खरीदनी पड़ी, क्योंकि वो उससे रेवेन्यू अर्न करेगा। लेकिन इसकी वजह से आप जो बस स्कूल खरीदेगा और इसको आपके लिए यूज करेगा, उससे देखो कहीं ना कहीं उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन बस की वैल्यू तो कम हो रही है ना। तो बस का जो आपसे किराया लिया जा रहा है वो उसका रेवेन्यू है, लेकिन साथ ही साथ बस की वैल्यू जो कम हो रही है वो उसकी कॉस्ट है। आपको लाने और ले जाने में बस यूज हो रही है, और बस जो नई खरीदी थी वो एक दिन पुरानी हो जाएगी। तो कितनी बस एक साल में पुरानी हो जाती है, या कितना बस एक साल में यूज हो जाता है। अगर एक साल एक बस की लाइफ अगर 10 साल है और बस जो है वो 50 लाख की है, तो एक साल का कॉस्ट कितना होगा, 5 लाख रुपए होगा कि नहीं होगा। डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको। तो डेप्रिसिएशन एक प्रकार का कैपिटल लॉस है, या इसकी वजह से हमारी लागतें बढ़ती है, ठीक है। इसको एलोकेशन ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। एक नॉन कैश एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कैश में तो उस दिन हो जाता है जिस दिन हमने एसेट्स खरीदा, बाद में तो फिर बेचारा बस वैल्यू कम होता रहता है। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, मशीन की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी। हाँ, मशीन क्यों क्रेडिट हुई, क्योंकि ड्यू टू द डेप्रिसिएशन मशीनरी का वैल्यू क्या होगा, डाउन होगा, और डाउन होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगी। खर्चा इससे बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो 25 लाख का 15% बताइए कितना होगा भैया। तो 2.5 लाख और 1,25,000 जोड़ दो तो 3,75,000 हो जाएगा, 3,75,000, ठीक। 3,75,000 का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इज इट क्लियर, होप सो की क्लियर होगा। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े रहेंगे, लेकिन मिक्स क्वेश्चन की खास बात यही है कि यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के देखते हो, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, और एग्जाम्स में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। चलिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को खत्म कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एज पर द न्यू मॉड्यूल या न्यू बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आप क्वेश्चंस को अगर पुरानी बुक या कोई भी आपके पास है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। विजय, और ज्यादातर आप देखोगे बुक्स में जो है बस बंदे का नाम, प्रोपराइटर का नाम, बस थोड़ी एक दो चीजें चेंज कर देते हैं, और मैक्सिमम बुक वही होती है। मैं कभी नहीं बोलता बच्चों से कि भाई नया ही बुक खरीदो, खरीदना चाहिए, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि भाई पेजों की बर्बादी हो रही है, पेपर की कितनी बर्बादी होती है इंडिया में। मतलब इस चीज से मैं बहुत दुखी रहता हूँ हमेशा, कि छोटी छोटी चेंजेस करने के बाद आप बुक को बेच रहे होते हो और अच्छे खासे प्राइस पे बेच रहे होते हो, लेकिन इससे क्या हो रहा होता है, इन्वायरमेंट का तो तुमने लगा दी ना, तो भाई इन्वायरमेंट में आग मत लगाओ यार प्लीज। पुरानी बुक को हमेशा प्रमोट करो, और मैं गुजारिश करूंगा उन सभी लोगों से जो अननेसेसरी चेंजेस करते हैं, जबकि कोई
कोई बहुत बड़ा चेंजेस आया ही नहीं है, बस आपने जानबूझ के नाम और एक दो क्वेश्चन हटा देते हो, वो जोड़ देते हो, जिसकी वजह से बुक नई हो जाती है, कहने को नहीं हो जाती है और वही की वही बुक होती है। तो भाई इन्वायरमेंट की भी थोड़ी कदर करो यार, ठीक है? सिर्फ कहने से नहीं होता कि हम इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा करो भी, है ना? तो विजय स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 3 lakh, बैंक डिपॉजिट ऑफ rupees 40 lakh एंड फर्नीचर ऑफ 4 lakh। यहां पर आप तीन चीजें देखोगे कि बिजनेस तीन चीजों से स्टार्ट हो रहा है, कैश, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है, और तीसरा फर्नीचर। इन तीनों चीजों को किसने लगाया होगा बिजनेस में? प्रोपराइटर ने लगाया होगा। प्रोपराइटर का नाम क्या है? विजय। तो यहां पर विजय ने क्या क्या लगाया है बिजनेस में? ट्रांजेक्शन 1 2 3 है, ABCD से, ठीक है? जर्नल। तो सबसे पहले इस बंदे ने कैश लगाया, कैश अकाउंट डेबिट कर दो, एक एसेट आया। दूसरा एसेट क्या है? बैंक अकाउंट। तीसरा एसेट क्या है? फर्नीचर अकाउंट। तीन तीन चीजें आपने बिजनेस में क्या की है? इन्वेस्ट की है। इन तीनों चीजों से ही तो बनती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बोलते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड क्यों बोलते हैं? आपने ये तीन चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट करी हैं, इसीलिए तो ये निकल के कैपिटल आती है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया। हमने ये तीन चीजें एम्प्लॉय की है, विजय ने तीन चीजें एम्प्लॉय की हैं। फिर इन तीनों से कितना कितना अमाउंट है? 3 4 और 4, 3 लाख है, ये 40 लाख है और ये 4 लाख है। तो टोटल कितना हो गया गाइस? 47 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। किसने इन्वेस्ट किया? ये बिजनेस ने, विजय ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है? अब अगले ट्रांजिशन की तरफ आते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख। आपने भूषण ट्रेडर्स से 30 लाख का गुड्स खरीदा अगेंस्ट अ चेक ऑफ रुपीज 15 लाख एंड बैलेंस टू बी पेड लेटर। अब आपको समझ में आया होगा कि भाई 30 लाख का सामान खरीदा, जिसमें से 15 लाख का तो उसने चेक इमीडिएटली दे दिया, यानी ये कैश मान लिया जाएगा, ठीक है? और बाकी 15 लाख का उधार खरीद रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? परचेज। आप परचेज क्यों लिखते हैं? हम गुड्स को जब खरीदा जाता है बेचने के लिए, तो उसे कौन से अकाउंट से हम डील करते हैं? परचेज से, ठीक है? कितने लाख का खरीदा? 30 लाख का। आपने इसका पेमेंट चेक से कर दिया, तो बैंक बैलेंस आपका कम होगा। कितने लाख से कम होगा? 15 लाख से। समझना, ये हमारा एसेट है, ठीक है? ये हमारा एसेट है जो कम हो रहा है, ये हमारा खर्चा है जो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और ये एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, ठीक है? दूसरी चीज, भूषण भाई साहब को बाद में भी तो देना है, तो भूषण ट्रेडर्स से हमने उधार खरीदा है, ठीक है? तो बचा हुआ बैलेंस हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, वो हो गया हमारा उधार। उधार वाले पार्ट को हमने यहां लिख लिया। क्लियर? क्लियर? यहां पर कोई दिक्कत? याद रखना, आपने 30 लाख का सामान खरीदा था, 30 लाख में से 15 लाख का जब आप पेमेंट कर दोगे तो बचेगा 15 लाख। ये क्या है? ये उधार है गाइस, ठीक है? ये आपने क्या खरीदा है? क्रेडिट पे परचेज किया। क्रेडिट से क्या जनरेट होते हैं? क्रेडिटर। और यहां पर क्रेडिटर कौन है? भूषण ट्रेडर इज द क्रेडिटर। सप्लायर हमारा जो है वो क्रेडिटर है, ठीक है? जिसको हमने उधार पेमेंट करनी है। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा? सी, रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स, ठीक है? हमने भूषण ट्रेडर्स को 1,20,000 का गुड्स वापस कर दिया ड्यू टू द एनी रीजन, चाहे वो डिफेक्टिव हो सकता है, एज पर सैंपल ना हो, एक्सेस उसने सप्लाई कर दिया था, या हो सकता है कि कुछ क्वालिटी वगैरह का जो भी है प्रॉब्लम हो, हमने मंगाया कुछ था और भेज कुछ और दिया। तो रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स। तो भूषण ट्रेडर्स यहां पर क्या बन जाएंगे? भूषण ट्रेडर्स यहां पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रिसीवर। कितने से रिसीव करेगा वो? 1.2 लाख। टू, जब परचेस का अपोजिट क्या होता है? खरीदा था तो परचेस, वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? परचेस रिटर्न्स, या इसको रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहा जाता है गाइस, ठीक है? 1.2 लाख, ठीक है? ये हो गया आपका सी। भूषण यहाँ पे रिसीवर, पहले गिवर था इसलिए क्रेडिट, अब रिसीवर हो गया इसलिए डेबिट, ठीक है? मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों अप्रोचेस जब आप यूज करोगे, मैंने इसलिए बोला था आप दोनों यूज करिए और दोनों में परफेक्शन लाइए, क्योंकि आप बहुत हद तक ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आप एक ही अप्रोच से करते हो तो फिर कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार लो, कुछ जगह फंस जाओगे आप। डी, सोल्ड गुड्स टू पवन, सोल्ड गुड्स टू पवन रुपीज 4 लाख, ठीक है? अब पवन को गुड्स सेल किया है, पवन का नाम दिया है, तो भैया पवन साहब क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि उधार से हमने डेटर क्रिएट किया है। टू सेल्स, कितना? 4 लाख रुपए, ठीक है? ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर
डी, ट्रांजिशन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक सेकेंड, चलिए ओके। डी के बाद ई क्या है? पेड टू भूषण ट्रेडर्स ₹1,50,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव 2%। ठीक है, अभी हम लोगों ने उस बंदे से 3,30,00,000 का सामान खरीदा, 15 का उसको तुरंत दे दिया था, 15 बाकी बचा था, 15 में से 1,20,000 का पेमेंट हमने सॉरी गुड्स वापस कर दिया और अब 1,50,000 का पेमेंट कर रहे हैं एंड कैश डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है? 2%। ठीक है, तो हम 1,50,000 में इंक्लूड मान सकते हैं डिस्काउंट को और एक्सक्लूड भी मान सकते हैं। तो नॉर्मली इंक्लूड होगा कि हम 1,50,000 का सेटलमेंट कर रहे हैं और उसमें से 2% का हम डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, वैसे इसको पता है कितना होना चाहिए था? पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। चलो यहां पर ध्यान देना, आप यहां पर क्या लिखोगे? भूषण ट्रेडर्स, भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, चेक से पेमेंट किया गया, सॉरी देख नहीं पाया, कैश डिस्काउंट चेक कहीं नहीं लिखा है, तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझना, उसका अकाउंट हम कितने का सेटल कर रहे हैं? 1,50,000 का सेटल कर रहे हैं। अब 1,50,000 का डिस्काउंट कितना होगा? 1,50,000 का 2% कितना होता है? 3,000 होता है। तो 3,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो कैश कितना जाएगा? 1,47,000 और 3,000 का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, डन। फिर क्या है? एफ, गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000। भाई जिस तरीके से हम अपने सप्लायर को गुड्स वापस कर सकते हैं, हमारा कस्टमर भी तो गुड्स हमको वापस कर सकता है। तो यहां पर पवन ने हमारा 80,000 का गुड्स हमको वापस कर दिया, तो पवन यहां पर गिवर होगा और सेल्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 80,000 और ये पैसे, ये गुड्स वापस करने वाले का नाम क्या है? पवन। पवन को हमने क्या कर लिया? क्रेडिट कर दिया। ये हो गया एफ। नेक्स्ट जी, ये एच, ये आई, ये जे। ठीक है, पहले से तैयारी। गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,20,000, बड़ा आसान है इसका एंट्री। भाई कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 1,20,000 गाइस। ठीक है, 1,20,000। अगला क्या है? गुड्स गिवन एज सैंपल 20,000। सैंपल को सैंपल भी बोल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं, आपको जो मर्जी आए लिख लग सकते हो। वैसे नॉर्मली एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जाता है ये। और जब गुड्स दिया जाता है, जरा ध्यान से सुनना, हम जब गुड्स को सैंपल में दे रहे हैं तो सैंपल को हम एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, लेकिन जब गुड्स सैंपल के तौर पे जाता है तो यहां पर क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है? परचेज। मैंने आपको क्या बताया था? अगर गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है लेकिन 2 वजह को छोड़कर, ना तो वो सेल है ना ही वो परचेज रिटर्न है, तो आप गुड्स को क्या लिख देना आंख बंद करके? क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। हम क्योंकि इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। कितने का गुड्स हमने सैंपल दिया है? 20,000 आई थिंक ना? हाँ 20,000। ठीक है, तो गुड्स हमने कितने का दे दिया? 20,000 का सैंपल में बांट दिया। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन क्या है? पेड इनकम टैक्स ऑफ ₹37,500। याद रखना, इनकम टैक्स कभी भी बिजनेस के ऊपर नहीं लगता। बिजनेस के ऊपर जो लगता है नॉर्मली वो कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह बोलते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे ने पे कर दिया इनकम टैक्स, अब सिर्फ इनकम टैक्स वर्ड यूज किया, तो याद रखना ये ड्राइंग की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? ड्राइंग, क्योंकि पर्सन की इनकम पे लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जब भी कोई व्यक्तिगत खर्चा होगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश हो रहा है तो कैश लिखेंगे, अगर चेक से हुआ होता तो चेक लिखते, और गुड्स हुआ होता तो परचेज लिखते। 37,500। ठीक है, अगला क्या है? लास्ट क्या है? गुड्स टेकन बाय आकाश, आकाश नहीं यार, आकाश नहीं, ये विजय है। एक सेकंड, क्या है ना कि ये जो है, ये क्या है गाइस? ये विजय, क्या है? विजय। ठीक है,
विजय फॉर हाउस होल्ड यूज 10,000। अगेन इसका भी क्या होगा, ड्राइंग ही लिखेंगे इसको हम। कितना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स टू सॉरी परचेज। कितना, 10,000 10,000। टोटल लगा लेना आप, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। टोटल करके दोनों साइड का टोटल लगा लेना। समझ में आया? ये टोटल के लिए जगह मैंने छोड़ दिया। यहां पर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमको, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा सा नॉर्मली 1 घंटे से ज्यादा का होगा, लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। संजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। बड़ा आसान ट्रांजेक्शन है ये तो, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हमको क्या करना है गाइस, जर्नल, ठीक है। तो हम पहला, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ऊपर आप ये भी लिख सकते हो कि जिस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे संजय स्टार्ट कर रहा है ना बिजनेस, तो इन द बुक्स ऑफ संजय, क्या लिख सकते हो आप, इन द बुक्स ऑफ संजय, ठीक है। प्रोपराइटर का नाम, कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 लाख ना, 5 लाख, बिल्कुल। ठीक, डन। चलिए थोड़ा ठीक है, चलिए आ जाइए, देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। ओपन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिट ₹3 लाख। भाई बैंक अकाउंट ओपन करो या बैंक में डिपॉजिट करो, बहुत अर्थ है। जानबूझ के वो इस तरीके से बोलता है बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। तो बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब भी क्या है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 3 लाख, ठीक। अगला क्या है, इन्वेस्टेड इन द शेयर्स पर्सनल फॉर ₹5,000 पेड आउट ऑफ द सेविंग अकाउंट। इंपॉर्टेंट मार्क करना, बच्चे कोशिश करेंगे कि यार इसकी तो एंट्री कर देते हैं हम, ठीक है, इसकी क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं सर। एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। संजय ने क्या किया, शेयर्स खरीदे, उसके खुद के अकाउंट से शेयर खरीदे, बिजनेस के अकाउंट से नहीं खरीदे। अगर बिजनेस के अकाउंट से खरीदता तो हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देते, बट उसने क्या लिखा है देखो, कि पर्सनल फॉर 50,000 पेड आउट द सेविंग अकाउंट। उसके सेविंग अकाउंट का मतलब उसका खुद का। तो यहाँ पे सी में आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, नो एंट्री, ठीक है, कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। अगला क्या है, डी, बॉट गुड्स टिम्बर फॉर ₹3 लाख, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। अब हमने टिम्बर खरीदा है, ठीक है, गुड्स खरीदा है, टिम्बर मर्चेंट होगा, तो जानबूझ के वो टिम्बर, गुड पहले गुड्स भी बोल रहा है ना, 3 लाख रुपए का टिम्बर खरीदा और उसमें से आधा कैश और आधा चेक से दिया, तो परचेज क्या वर्ड यूज करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। कितना, 3 लाख रुपए का हमने टिम्बर खरीदा है, 1.5 लाख रुपए इसमें से हमने कैश में दिया है और 1.5 लाख रुपए हमने चेक से दिया है। डन। और लास्ट, लास्ट नहीं, अभी लास्ट कहां, ई, कैरियज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर ऑफ ₹5,000, ठीक है। आप सोच के देखिए, जब आप टिम्बर को अनलोड कर रहे हो तो उस पर जो खर्चा है, वैसे भी देखो अनलोडिंग भी एक खर्चा है और खरीदना, गुड्स का खरीदना भी एक खर्चा है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो कैरियज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर है, ठीक है, कैरियज दिया हमने, तो कैरियज एक खर्चा है, ठीक है, वो सेपरेटली रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब या तो आप इसको क्या कर सकते हो कि इसके लिए आप परचेज लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बाद में यही कहीं ना कहीं देखो आगे जाके उससे फर्नीचर बन रहा होगा, ये लिख रहा है goods of rupees 15,000 were used to make a furniture and wages paid 5,000। ये वाला जो ट्रांजेक्शन आपको देख रहा होगा ना, आप इससे कहीं ना कहीं ये जो कैरियज अनलोडिंग ऑफ टिम्बर, इसको अगर आप कैपिटलाइज करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में जितने भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं जो बार बार होते रहते हैं, भाई हम बार बार खरीदते रहते हैं टिम्बर वगैरह और हम उससे क्या करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो ये रेगुलर खर्चा है, इसलिए मैं इसको कैरियज को कैरियज लिख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज इसे तुम कैपिटलाइज करने की सोचोगे तो वो गलत हो जाएगा।
या तो फिर टिम्बर आप एज अ एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए, तो बात अलग होती है। तो कैरिएज टू कैसे पे किया था हम लोगों ने, कुछ नहीं बोला है, तो कैरिएज टू कैश। अगर यहां पर ऐसा बोल दिया जाए कि भैया ये कैरिएज चेक से पे हो रहा है, तो आप यहां पर बैंक अकाउंट लिखोगे, ठीक है। फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगला क्या है, बैंक चार्जेस हैं 2000 रुपीज के, बड़ा आसान है ये तो, ठीक है। बैंक चार्जेस क्या हो जाएंगे, बैंक चार्जेस डेबिट, और बैंक चार्जेस नॉर्मली बैंक से कटते हैं गाइस, ठीक है। तो 2000 रुपीज सीधा सीधा आपने लिख लिया, डन डन डन। चलो भाई ठीक, आ जाओ अगले उसकी तरफ चलते हैं। गुड्स ऑफ 15,000 वर यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड 5,000। आपने उसी गुड्स में से या टिम्बर में से कुछ टिम्बर उठाया और आपने क्या बना डाला, फर्नीचर। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। हम लोगों ने एक सपोज करो भाई एक अलमारी बनाया हम लोगों ने, इसमें 15,000 का तो हमारा वो टिम्बर जो हमने खरीदा हुआ था वो टिम्बर यूज हो गया, ठीक है। दूसरी चीज 5,000 का हम लोगों का लेबर यूज हो गया, ये वेजेस यूज हो गया और ये गुड्स यूज हो गया। तो ये फर्नीचर टोटल हमको पड़ेगा कितने का बताइए, हम यही बोलेंगे ना, ये फर्नीचर कितने का पड़ेगा हमको, ये फर्नीचर पड़ेगा 20,000 का। तो यहां पर आपके पास ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, ई के बाद एफ, तो ये हो गया ये, और जी हो गया, जी नंबर का। तो यहां पर वर्ड क्या यूज करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने से आएगा आपके पास, 20,000 से। अब इसके लिए आपने गुड्स कितना यूज किया, जितने का गुड्स यूज किया उसको तो क्या लिखोगे, परचेस। कितने का गुड्स यूज किया, 15,000। ओ, जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है। और बाकी का जो आपने खर्चा किया है उसको आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। 5,000 का जो आपने लेबर पे किया है, सर यहां पे हमने इस बार वेजेस नहीं लिखा सर। अरे भाई क्योंकि आप इस बार एसेट बनाने के लिए आप वेजेस पे कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा था कि एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज हो जाते हैं, एसेट्स के नाम से जाने जाते हैं। कोई एसी इंस्टॉल कराया तो एसी का इंस्टॉलेशन का खर्चा भी एसी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। मशीन इंस्टॉल कराई गई तो मशीन के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल फर्नीचर तो 20,000 का बना के नहीं बना, आप टिम्बर उठा के दे दिए कारीगर को कि ये लो भाई, कारपेंटर को बोले ये लो 15,000 का, भाई हमने फर्नीचर अपने बेचने के लिए खरीदा था, तुम ले लो। तो उससे तो आपने क्या लिख लिया, परचेस। अब कारपेंटर आया तो वो भी तो अपना मेहनताना लेगा ना, तो 5,000 उसने ले लिए। टोटल फर्नीचर जब अलमारी बनेगी और तुम्हारी फूफा जी को पसंद आ जाएगी तो क्या बोलेंगे फूफा जी से, फूफा जी 20,000 की पड़ी है, 20 तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो फूफा जी को बोल दिया कि 15,000 का माल लगा है, 5,000 की लेबर लगी है, 15,000 दे के देंगे तुम्हें तो घाटा हो जाएगा ना। इसलिए भाई फर्नीचर कितने का पड़ा आपका, 20,000 का, ठीक है। तो चलिए ओके, आगे क्या लिखा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑफ ₹5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड टू द फर्म्स अकाउंट। ये एक प्रकार का एरर है, ये एक प्रकार की गलती है। ध्यान से देखना, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, या तो आप इस पैसे को रिवर्स कर दीजिए, या अगर कलेक्ट करने की एंट्री आप कर रहे हो तो इससे बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा। क्योंकि ये पैसा किसका था, ध्यान से सुनना, आपने जब इन्वेस्टमेंट, पहले तो इसको, इस पॉइंट को कनेक्ट करो किससे, इसके साथ, सी के साथ, इस पॉइंट को सी के साथ कनेक्ट करना है थोड़ा सा, कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, ठीक है। ये प्रोप्राइटर है, ठीक है, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का नाम जो भी है, इसने 50,000 के क्या खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट खरीदे थे। अब इस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या हो गया, लाभ का हिस्सा। जब आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, मालिक बन जाते हो तो मालिकों को क्या मिलता है, लाभ में हिस्सा। और लाभ में जो हिस्सा मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब ये डिविडेंड सीधा बिजनेस के, जो फर्म है या बिजनेस है, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में चला गया ये पैसा, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि ये पैसा प्रोपराइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो दो तरीके से डील करते हो, या तो उसे वापस कर दो, ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो पैसा डिविडेंड का आ गया है ये प्रोपराइटर ने क्या कर लिया, कैपिटल बढ़ा दिया भाई साहब। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक में पैसा तो आ चुका है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो इस पैसे को लौटा दो, निकाल के वापस कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है तो हम कैसे कुछ से कर देंगे। कितने का अमाउंट है, 5,000, ये लो भाई 5,000 रुपए बिजनेस में इनडायरेक्टली आ गया कैपिटल के नाम से।
ठीक है, चलो आ जाओ जरा, आई, सॉरी सॉरी, इतना ही है और लास्ट ही बचा आई। संजय सोल्ड इज पर्सनल स्कूटर फॉर 35,000 एंड डिपॉजिट इन द अकाउंट इन फॉर्म्स बैंक अकाउंट, डिपॉजिटेड द अमाउंट इन दी फॉर्म्स बैंक अकाउंट। भाई उसने अपने बंदे ने पर्सनल स्कूटर बेचा है, दादाजी वाला, है ना, दादाजी के स्कूटर को 35,000 रुपये बेच के, एंटिक पीस था वो, ठीक है, और उस पैसे को कहाँ लगा दिया उसने, ठीक है, वैसे तो पर्सनल बोला है, लेकिन उस एंटिक पीस को बेचकर उसने उस पैसे को कहाँ लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। पक्का बिजनेस लॉस में चल रहा होगा, तो अब वो एक एक एसेट्स बिकने लगी है ना, धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे एसेट्स बिकते जाएंगे, ठीक है। ऐसा मत मानना मेरा भाई, जरूरी नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना, 35,000, ठीक है। आप नरेशन लिख सकते हो, संजय सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर एंड इन्वेस्ट इन दी बिजनेस, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, देखा हमने हंसते हंसते मजाक मस्ती में हमने क्वेश्चन कर डाले हैं सारे, ठीक है, अच्छी बात है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सुरेखा ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख से, फिर बॉट गुड्स फ्रॉम द ग्यालसन्स फॉर रुपीज, ज्ञानसन होना चाहिए था, ठीक है, ग्यालसन, ठीक है, 3 लाख, पेड हाफ बाय कैश, सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर रुपीज 1 लाख एंड रिसीव 60,000 इमीडिएटली, 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव, पेड द गोयल्सन्स फॉर रुपीज 1,49,000 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेकिन 149 क्यों लिखा है, ओके हाँ सही है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल एट bad paid rent rupees 15,000, 2/3 of the premises is occupied for on use। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को कि जितने भी ट्रांजेक्शन है लगभग लगभग सभी यूनिक और अच्छे ट्रांजेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सेंटेंस जो कि पहला ट्रांजेक्शन जो कि बहुत ही आसान है, सुरेखा बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कैश 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो जर्नल पहला ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, फिर से मैं बता देता हूं, सुरेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे प्रोपराइटर कौन है, सुरेखा प्रोपराइटर है गाइस, ठीक है। तो ये पैसा किसने लगाया हुआ है, सुरेखा ने लगाया है, सुरेखा की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंपनियों में स्पेशल हो जाता है ये ट्रांजेक्शन, याद रखना क्यों स्पेशल हो जाता है, क्योंकि भाई ये कुछ तो था इसमें, ये आगे क्यों नहीं बढ़ता है यार, चल छोड़ छोड़, ठीक है, चलो हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर बी सी एंड डी, ठीक है, चलिए, बॉट गुड्स फ्रॉम गायलसन फॉर रुपीज 3 लाख, ठीक है, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू गायलसन्स अकाउंट, ठीक है। 3 लाख का गुड्स खरीदा है, 3 लाख के गुड्स में आधा हमने कैश में दे दिया और आधा उधार खरीदा है। जितना उधार खरीदा है वो बंदे के नाम से आएगा, सप्लायर का नाम क्या है, ग्यालसन, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन सी, सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर रुपीज 1 लाख, रिसीव्ड 60,000 इमीडिएटली। भाई हमने सोनिका को गुड्स बेचा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने ये गैप क्यों दिया मैं बताता हूं, गुड्स तो हमने बेचा था 1 लाख रुपए का, ठीक है, सेल हमारी क्या है, सेल हमारी इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। कैश आया हमारे पास कितना, 60,000, 40,000 रुपए जो नहीं आया उसके लिए हम किसको याद रखेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, सोनिका, ठीक है, सोनिका को याद रखा जाएगा गाइस। 40,000 रुपीज फ्यूचर में सोनिका से हमको क्या करना है, रिसीव करना है। अगले ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं, 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न सोनिका बीइंग डिफेक्टिव, सोनिका ने 10% गुड्स हमको वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट,
और ये गुड्स कौन वापस कर रही है? सोनिका। ठीक है, 10% कितना होता है? 10,000 होता है गाइस। ठीक है भाई, 10% याद रखना, 1,00,000 का 10% होगा। गलती से भी ये मत समझ लेना कि सर 40,000 का 10% वापस करा होगा उसने, 60,000 का तो वो नगद पेमेंट कर चुकी है। क्या आप बता सकते हो इस 1,00,000 में से 60,000 कौन सा वाला है? ठीक है, अगर उसने 100 यूनिट खरीदी तो कौन सी यूनिट है? क्या वो कैश वाली कर रही है, क्रेडिट वाली? वो ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सामने वाला उधार इसलिए खरीदता है ताकि फ्यूचर में वापस कर सकूं, नहीं खरीदेगा तो फेंक के आ जाऊंगा। चलो अगला क्या है? पेड टू गोयलसन रुपीज 149 इन फुल सेटलमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, गर्लसन को 1,50,000 ये जो हमने उधार खरीदा था ना, इस उधार का हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट कितना करना है? इसका पेमेंट करना था इन फ्यूचर। ठीक है, अब फ्यूचर में जरा कहानी समझिए, फ्यूचर में हमने गर्लसन को पेमेंट किया तो सही। अरे यार, गोयलसन है और यहां पर वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, गोयलसन है वो। ठीक है, अब समझे आप? मेरे को इसीलिए लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गोयल सन है वो। ठीक है, अब गोयल सन्स को हमने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया मैंने? 1,49,000। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, वो तो नीचे आएगा। आपको करना कितना पेमेंट था? 1,50,000। बट आपने तो कितना दिया फुल सेटलमेंट में? चेक दिया है क्या? एक सेकंड, चेक दिया है क्या? नहीं, चेक का तो कुछ लेखा जोखा है नहीं, तो हम यहाँ पे कैश कर लेते हैं। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट, मैंने उस बंदे को 1,49,000 रुपीज पूरे फुल सेटलमेंट में चुका दिया। मैंने बोला अब नहीं दूंगा। तो भाई जो 1,000 को आपका जो बेनिफिट मिला है उसको क्या बोलोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव रुपीज 1,000। चलिए आ जाइए अगले ट्रांजेक्शन की ओर। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल। सोनिका ने हाथ खड़े कर दिए, आई एम सॉरी, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, बताइए कितने का नुकसान होगा? 60,000 बंदी, 1,00,000 का हमने बंदी को पेमेंट सेल किया था गुड्स, 1,00,000 का हमने सोल्ड आउट किया था, 1,00,000 में से बंदी ने 60,000 इमीडिएटली पे कर दिए थे, तो बचा कितना था? 40,000। 40,000 में से बंदी ने 10,000 का गुड्स वापस कर दिया था, बचा कितना था? 30,000। नाउ ये बात किसकी कर रहा है? इस 30,000 की बात हो रही है। ये 30,000 इरिकवरेबल है, अब नहीं मिलने वाला भाई उससे। अब इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा? आपको याद होगा, आप इसको क्या लिखते हैं? ये डेटर हमारा बन गया बैड। ठीक है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, राइट ऑफ करेंगे उस बंदे का नाम, नाम है सोनिका। सोनिका 30,000 से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं फिर से दिखा देता हूं। 1,00,000 का सामान खरीदा, बंदी ने 60,000 का पेमेंट इंस्टेंट किया, 40,000, 40,000 में से 10,000 का सामान उसने वापस कर दिया, तो 30,000 का अमाउंट ड्यू था जो उससे मिलना चाहिए था, जो कि अब नहीं मिल रहा है, तो बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट 15,000, 2/3 ऑफ द प्रीमाइसेस इज ऑक्यूपाइड बाय द ओन हाउस। ठीक है, ये हमारा एक मकान है, बढ़िया सा अपना सपनों का घर। इसमें से 2/3, समझना इतना, इसमें से 2/3 ये वाला जो पार्ट है, ये 2/3 वाला पार्ट, ये हमारा घर है, और ये 1/3 जो पार्ट है, ये हमारा क्या है? बिजनेस है। या हम कह सकते हैं ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, ये 2/3 वाला पार्ट, और ये बिजनेस पर्पस के लिए उसी। तो आप इस 15,000 का 2/3 कितना होता है? यानी 15,000 का 2/3 ये होगा आपका 10,000, ये घर का खर्चा है। और 15,000 का 1/3 यानी कि 1/3, 5,000 ये क्या है? ये एक्सपेंसेस है बिजनेस का। ठीक है, बस इसी की एंट्री करनी है। तो आप क्या एंट्री करोगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग में कितना चला जाएगा? 15,000 का 2/3 और इसमें 1/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जैसा कि बता चुका हूं, 10,000
5,000 और यहाँ पर टोटल बिजनेस से कितना पैसा जाएगा 15,000। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। आप क्वेश्चन को यहीं से बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा गाइस, टोटल इसका। ठीक है, टोटल क्या करना है, टोटल आपका होमवर्क। ठीक, और टोटल से ही ये सिद्ध होता है, क्या सिद्ध हो जाता है टोटल से, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, स्टॉक 5 लाख एंड बिल्डिंग 25 लाख। तीन चीजें यहाँ पर बिजनेस में एक साथ इन्वेस्ट की जा रही हैं, कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। ठीक है, 3, 5 और 25, 3, 5 और 25 स्टॉक को मिलाता है। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक, सॉरी स्टॉक है ना, ठीक है, स्टॉक और बिल्डिंग। बिजनेस में उसने तीन चीजें लगाई हुई हैं, 3 लाख, 5 लाख और 25 लाख। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिलकर मुस्कान की कैपिटल कितनी हो जाती है, 33 लाख। ठीक है, मुस्कान की टोटल कैपिटल कितना हो गया, 33 लाख हो गई गाइस। पहला ट्रांजेक्शन एकदम सिंपल, कर करके हम बोर हो चुके हैं। ठीक है, इतने ट्रांजेक्शन हमने कर लिए हैं कि अब कर करके हम बोर हो चुके हैं गाइस। ये वाला पहला वाला जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैकरूम, पावर बैकरूम बनवाया, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो पावर बैकरूम को पावर बैकरूम के नाम से ही लिख देंगे। ठीक है, आपने क्या कराया, एक पावर बैकरूम बनवाया है टू कैश। कितने का बनवाया, 1 लाख रुपए का बनवाया। कैपिटल नेचर यानी कि हमारा एसेट होगा, ये ए और ये बी, सी, डी। ठीक है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक 15,000 एंड सेल्फ 7,000। जो सेल्फ वाला इंश्योरेंस का पार्ट है ये ड्राइंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और जो बिजनेस का हमने स्टॉक करा, इंश्योरेंस कराया, ये बिजनेस का खर्चा है। तो यहां पर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक लिख सकते थे, लेकिन चेक बोला नहीं है स्पेसिफिकली। तो 15,000, 7,000 और टोटल 22,000। ठीक है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक 15,000 एंड सेल्फ का 7,000 जो कि ड्राइंग हो गया। डी क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 80,000, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लॉन्च्ड। हमने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो क्लेम किया है, लॉज या क्लेम फाइल किया है, उसमें हमको 80,000 का, हम सेम डे जैसे ही आग लगी हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम लॉन्च कर दिया। तो अब हमको इंश्योरेंस कंपनी कितना पेमेंट करेगी वो आगे देखेंगे। फिलहाल में यहां पर हमने सेम डे, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्लेम लिख सकते हो या क्लेम लॉन्च्ड। ठीक है, कितना, 80,000 टू, हमारे पास से क्या गया था, क्या हुआ था, हमारा क्या नुकसान हुआ था, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स गया ना हमारे पास से, तो गुड्स जब जाएगा हमारे पास से तो हम क्या लिखेंगे, टू परचेज। अभी अगर क्लेम फाइल नहीं किया होता तो क्या लिखता मैं, लॉस बाय फायर टू परचेज। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, ई के बाद कमीशन रिसीव 25,000, 20% बीइंग रिसीव्ड इन एडवांस। जो कमीशन एडवांस में रिसीव हुआ है वो हमारी लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो 25,000 में से 20% एडवांस मिला है। देखो 25,000 का कमीशन है, इसमें से दो पार्ट कर लो भाई, 25,000 में से 20% एडवांस है और 80% जो है वो हमारी इनकम है। 20% कितना हो जाएगा, 5,000, और एक क्या बचेगा, 20,000। ये तुम्हारी इनकम है और ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, समझ गए। तो यहां पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव अकाउंट। ठीक है, और टू एडवांस कमीशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बात बराबर है गाइस, आपको जैसा लिखना हो लिख लीजिए। तो टोटल आपके पास तो 25,000 ही आएगा, लेकिन इसमें से आपके काम का 20,000 है और 5,000 की तो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, आपने एडवांस में रख लिया। चलिए
ठीक है, जी तक ही है आई थिंक क्वेश्चन, अरे एच तक है, ठीक है। अगला क्या, इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब पता चला कि कंपनी ने 80% ही पेमेंट किया, जितने का हमने क्लेम फाइल किया था उसका 80% पेमेंट कर दिया, 20% नहीं पेमेंट किया। अब जो 20% है वो मेरा क्या बन जाएगा, लॉस बाय फायर। तो कैश अकाउंट या बैंक, नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी कभी कैश में पेमेंट नहीं करती है, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लॉजिक्स हैं और कुछ नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर। अब लिखूंगा मैं लॉस बाय फायर, जो मेरा पैसा नहीं आया, लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को मैंने पहले कितने कितने से लिख दिया था, देखो इंश्योरेंस कंपनी को पहले डेबिट कितने से कर दिया था, इंश्योरेंस कंपनी को 80,000 से डेबिट कर दिया था, क्योंकि उसने क्लेम 80,000 का एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। हमने लॉन्च कर दिया था जो भी है, तो 20,000, सॉरी 20 नहीं 80,000 इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे। हमको उसने 80% ही पेमेंट किया, तो 80,000 का 80% कितना होता है, 64,000, और 16,000 क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर गाइस, ठीक है। जी नंबर का ट्रांजेक्शन और देखते हैं। जी ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी पेड 48,000 एंड ड्यू 22,000। 48,000 का पेमेंट हो चुका है, 22,000 का पेमेंट करना अभी बाकी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सैलरी अकाउंट डेबिट, जरा ध्यान से सुनिएगा, टू कैश, जितना पेमेंट कर दिया और जितना पेमेंट नहीं किया उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर सैलरी पेबल लिखते हैं गाइस। तो कितना पेमेंट कर दिया है, 42, एंड 22 का क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है। टोटल खर्चा एक्रूअल बेसिस पे कितना हो जाएगा, 70,000 का, ठीक है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग यानी कि लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। दोनों चीजों का टोटल एक्रूअल बेसिस पे सैलरी हमारा एक्रू कितना हो चुका है, 70,000, जिसमें से हमने 48 पे कर दिया, 22,000 स्टिल टू बी पेड, ठीक है। और एक लास्ट ट्रांजेक्शन और है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% पर एनम, अगेन पर एनम बट यूज कर लिया है उसने बिल्डिंग, लेकिन हम ये मान के चलेंगे पूरे साल के ट्रांजेक्शन है, तो 10% 25 लाख का 2.5 लाख हो जाएगा गाइस, ठीक है। आप क्या करोगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कितना, 2.5 लाख। कैसे आया ये 2.5 लाख, कैसे आया ये 2.5 लाख, 25 लाख का बिल्डिंग था, इसका 10% पर एनम बोला है, डेट वगैरह दी नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि यही डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। चलिए, टोटल आपका होमवर्क रहता है जैसा कि आपको पता है, थोड़ा बहुत काम तो कर लिया करो यार, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए ना, हम देख लेंगे। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, इससे पहले कि आपको कोई दिक्कत आए। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2026 आर गिवन बिलो, जनरलाइज देम। डेट है अप्रैल 1, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। क्वेश्चंस में ट्रांजिशन कुछ ज़्यादा है तो हमको एक पेज एक्स्ट्रा लगेगा, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसका कॉपी करना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अप्रैल 1 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। जर्नल 2026 अप्रैल 1, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना पैसा लगाया बंदे ने, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक। चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या है, पेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज 2 अप्रैल, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट किया आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक हमारा एसेट है, 20,000 से बढ़ जाएगा और कैश हमारा 20,000 से
कम हो जाएगा गाइस, ठीक है। अगला थर्ड को है बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 30,000। परचेज हमारा खर्चा है, कब का ये खर्चा 3 अप्रैल, और ड्यू टू द परचेज कैश हमारा कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ को क्या है, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए जब आप विड्रॉ करोगे बैंक से तो एक तरफ तो कैश आएगा, कैश कम्स इन डेबिट, और बैंक हमारा दूसरा जो एसेट है जो कि गिवर है, या तो एसेट बोल सकते हो, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट, और गिवर है तब भी क्रेडिट, ठीक है। तो आप मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोच यूज कर सकते हो। अमाउंट कितना था 10,000, ठीक है, 4 अप्रैल को 10,000 रुपए, ठीक है। अगला क्या है 13, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000, कृष्णा को 15,000 का गुड्स हमने बेचा है 13 अप्रैल को, तो कृष्णा हमारा डेटर बन जाएगा, कृष्णा हमारा डेटर बन गया। और टू सेल्स, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है गाइस, ठीक है। थर्टीन हो गया, फिर है 20 को बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500, श्याम से गुड्स परचेज किया 22,000, और श्याम से परचेज किया तो श्याम क्या हो गया, गिवर हो गया गाइस, ठीक है। डेट कौन सी थी, डेट थी 20 अप्रैल 3/4, फिर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या है, 22 अप्रैल को कृष्णा रिटर्न गुड्स 2,000, कृष्णा ने गुड्स रिटर्न कर दिया। पहले आपने देखो कृष्णा को गुड्स सेल किया था, तो सेल का अपोजिट क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू में कमी आई, और कृष्णा गिवर है, कृष्णा गिवर है तो कृष्णा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 24 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500, ध्यान से देखिएगा 12,500 कृष्णा से रिसीव हो गए, और अलाउड कर दिया हमने उसको डिस्काउंट 500 रुपए का, तो टोटल मिला लो तो कितना हो जाएगा, टोटल मिलाया तो 13,000। बंदे को बेचा कितने का था, 15,000 का, 15 में से 2,000 का तो डिस्काउंट दे दिया था, तो बचा ही कितना था 13,000, यानी कि अब उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, दोनों डेबिट टू कृष्णा, ठीक है। 12,500 कैश में, 500 रुपए डिस्काउंट में, और टोटल 13,000 से कृष्णा क्रेडिट। आप यहां पर देख सकते हो गाइस, ध्यान से देख लेना आप, यहाँ पे 15,000 से कृष्णा डेबिट हो रहा है, 2,000 से क्रेडिट हो रहा है, और फिर 13,000 से क्रेडिट हो रहा है। खत्म हो गया कि नहीं हो गया, कृष्णा का अकाउंट ऑलवेज हमेशा के लिए क्लोज। 15 से ओपन हुआ था, 2 से क्रेडिट हुआ, 2 से खत्म किया, 13 से क्रेडिट हो गया, 13 से खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। डेट कौन सी थी 24 आई थिंक, यस 24 थी, फिर 28 है, ठीक है, 24 और फिर 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 को क्या है, पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव हो गया 21,500 और 1,000, ठीक है। अब जरा श्याम को, हमने श्याम से गुड्स कितना खरीदा था 22,500 का, इसका भी हिसाब बराबर हो गया, देख लीजिए 22,500 का हिसाब बराबर हो गया कि नहीं, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, बिल्कुल हिसाब बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, श्याम रिसीव करेगा पैसा, तो श्याम का अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, कितना 22,500, 21,500 कैश और 1,000 का हमको मिल गया डिस्काउंट, हो गया हिसाब बराबर। 22,500 से डेबिट, 21,500 से क्रेडिट, कैश जितना जा रहा है, और 1,000 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए एक प्रकार का इनकम या गेन है, गेन क्रेडिट होता है। चलिए आ जाइए सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक। भाई जानबूझ के आपको कैश बोल के 3-3 लोगों के नाम दे दिया ताकि कंफ्यूज हो जाओ, तुम लोग हो जाओ कंफ्यूज, और यही तो चाहता है एग्जामिनर, ठीक है। अरे जब कैश बेचा है तो बंदों के नाम से क्या करना, मोहन, सोहन, रोहन, जितने नाम है तुम्हारे स्कूल में, जितने स्टूडेंट है ना,
सबके नाम भी है लेकिन सबको कैश बचा तो एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी बोलो? 30 अप्रैल को एक ही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 80,000। ये लो भाई, ठीक। 2 ट्रांजेक्शन और बचे, ठीक है। चलिए, पेड रेंट 5,000 का और पेड सैलरी 10,000 का, दोनों ही 30 अप्रैल को ही है। 5,000 और 10,000, 30 अप्रैल के ही 2 ट्रांजेक्शन और हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। कंपाउंड एंट्री क्यों? क्योंकि रेंट और सैलरी एक ही दिन तो है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और सैलरी टू कैश अलग अलग करके दे दिया, इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं। और अभी हम कंपाउंड भी बता देंगे आपको, ठीक है। ये 5,000, ये 5,000 और ये 10,000, इन दोनों की जगह पर आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ दिस आप एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो। क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट, सैलरी टू कैश, ठीक है। 5,000, 10,000 और टोटल कैश चला जाएगा 15,000, ठीक है। सर ये भी तो 30 की थी, इसको क्यों नहीं मर्ज कर सकते? भाई वो सेल की थी, वो इनकम की थी और ये एक्सपेंसेस की थी, ठीक है। आप इस तीनों को मर्ज नहीं कर सकते, इन दोनों को मर्ज कर सकते हो। दोनों नॉमिनल अकाउंट वाली एंट्रीज हैं, दोनों में खर्चों वाली एंट्री है ना, और वो इनकम वाली है, उसको हम लोग कंपाउंड एंट्री नहीं करते उसकी, ठीक है। चलिए, हो गया, डन, खत्म। इसी के साथ भाई आज की ये क्लास खत्म हो जाती है। आप इसका टोटल कर सकते हो तो करना, लेकिन याद रखना इन चीज़ों को थोड़ा, ये डबल डबल हो गया आंसर में, थोड़ा इसको इसके बीच में और लगा लेना है ना, ओके। तो भाई ये हमारा क्लास खत्म होता है आज यहाँ पर। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगली क्लास हमारी जो कि सैटरडे को होगी, जिसमें हम रिमेनिंग जर्नल के क्वेश्चंस और देखेंगे, और इसके बाद हम फिर शिफ्ट हो जाएंगे लेजर पर। ये हमारा QR कोड है, अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, प्रज्ञान कॉमर्स के नाम से। वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल को एंजॉय कर सकते हैं। देयर इज़ नो चार्जेस, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं है। आप इंजॉय करिए वहाँ पर, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। फ्री टेस्ट सीरीज जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ का। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीवन।